10 वर्षों से जमानत पर चल रहे गांधी परिवार व याचिकाकर्ता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट ने लिखित जवाब दाखिल करने तथा 29 अक्टूबर को बहस का समय दिया है। पीएम मोदी ने भ्रष्ट गांधी परिवार को दिया आश्वासन वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट के पास इन सब को सुनने का तुरंत समय मिल जाता है, नेशनल हेराल्ड आदि को सुनने का समय नहीं है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा नेता व पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से दलीलों पर संक्षिप्त जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने तीनों को जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। राहुल गांधी अडानी को मोदी जी को भ्रष्ट और चोर बताते फिरते हैं, लेकिन राहुल गांधी स्वयं क्या है? राहुल गांधी स्वयं नेशनल हेराल्ड घोटाले में जमानत पर है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि तय सीमा के बाद जवाब 15,000 रुपए के मुकदमा खर्च के साथ स्वीकारा जाएगा। मामले में बहस के लिए 29 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। बता दें कि हाईकोर्ट सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत के समक्ष सबूत पेश करने का अनुरोध करने की दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इस प्रकरण में सोनिया, राहुल व अन्य को आरोपी बनाया गया है। 22 फरवरी 2021 को अदालत ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एआईसीसी के महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस, दिवंगत शिवम दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया वाई को नोटिस जारी करते हुए स्वामी की याचिका पर जवाब देने को कहा था और मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। उसके बाद स्वामी ने 11 फरवरी 2021 को सुनवाई अदालत के उस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें उन्हें अतिरिक्त सबूत पेश करने की अनुमति देने से इनकार किया गया था। स्वामी के मुताबिक नए सबूतों से सोनिया, राहुल एवं अन्य को मामले में अभियोजित किया जा सकता है। सुनवाई अदालत ने कहा था कि सबूत रखने के लिए सीआरपीसी की धारा 244 के तहत स्वामी द्वारा दाखिल अर्जी पर विचार मामले में उनकी गवाही होने के बाद किया जाएगा। स्वामी ने हाईकोर्ट के महासचिव, उप भूमि एवं विकास अधिकारी और आयकर विभाग के उपायुक्त सहित कई गवाहों को तलब करने और उन्हें मामले में दाखिल दस्तावेजों को सत्यापित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। सुनवाई अदालत में एक निजी फौजदारी शिकायत में सत्तारूढ़ भाजपा के नेता ने गांधी परिवार और अन्य पर धोखाधड़ी और गबन करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था, जिसके माध्यम से यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपए वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया, जो कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र के मालिक एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड द्वारा कांग्रेस को दिया जाना था। अदालत ने सोमवार को कहा कि कार्रवाई पर रोक का अंतरिम आदेश मामले की अगली सुनवाई की तारीख तक जारी रहेगा। कोर्ट में कांग्रेस नेताओं का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता RS चीमा और तरुणुम चीमा ने रखा। आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में आम बजट 2024 को पेश कर दिया है। आपको बता दें कि यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट था, जिस कारण इस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई थी। बजट की घोषणाओं पर विभिन्न दलों के नेता अपने अपने रिएक्शन दे रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए मोदी सरकार 3.0 बजट पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने बजट 2024 को कुर्सी बचाओ बजट करार दिया है। राहुल गांधी ने कहा, इस बजट के जरिए सहयोगियों को खुश करने की कोशिशें की गई है। सहयोगियों से सरकार ने अन्य राज्यों की कीमत पर खोखले वादे किए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बजट के जरिए मोदी सरकार ने मित्रों को खुश करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि AA संभवतः अडानी अंबानी को लाभ देने की कोशिश की गई, लेकिन आम भारतीयों को कोई राहत नहीं दी गई है। उन्होंने मोदी सरकार 3.0 के बजट को कॉपी और पेस्ट करार देते हुए कहा कि इसे कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र और पिछले बजट्स की नकल करार दिया। हालांकि राहुल गांधी का खेल खराब करते हुए मोदी सरकार के बजट में एक ऐलान ऐसा भी हुआ जिससे कांग्रेस पार्टी के कई नेता काफी खुश हैं। कांग्रेस ने यहां तक कह दिया कि वित्त मंत्री ने कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र पढ़ा था। दरअसल मोदी सरकार ने केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की घोषणा की है, जिसके तहत युवाओं को इंटर्नशिप के साथ 5,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा।
वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को 1 महीने का पीएफ भविष्य निधि योगदान देकर प्रोत्साहन देगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने इंटर्नशिप योजना पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें इस बात की खुशी हुई है कि लोकसभा चुनाव के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चुनाव परिणामों के बाद मुख्य विपक्षी दल का घोषणा पत्र पढ़ा है। चिदम्बरम ने कहा कि सरकार ने रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन ELI को अपना लिया है। इसके साथ ही प्रशिक्षु के लिए भत्ते के साथ साथ प्रशिक्षुता योजना भी शुरू की है, जो कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में थी। चिदम्बरम ने कहा कि काश वित्त मंत्री ने कांग्रेस घोषणा पत्र में कुछ अन्य विचारों की नकल की होती। कांग्रेस ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 10 साल के इनकार के बाद स्वीकार किया है कि बेरोजगारी राष्ट्रीय संकट है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार ने जिस इंटर्नशिप योजना की घोषणा की है वह इस लोकसभा चुनाव के कांग्रेस के घोषणा पत्र में प्रशिक्षुता के अधिकार के वादे पर आधारित है। कांग्रेस ने डिप्लोमा एवं डिग्री धारक बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण के साथ एक साथ हर 1 महीने 8,500 रुपए देने का वादा किया था। खैर, आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती नेता प्रतिपक्ष का चयन करना है। 2022 से अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन अब कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब देखना है कि अखिलेश यादव अपनी जगह पर किसे नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं। सपा में एक धड़ा चाचा शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए लॉबिंग कर रहा है, लेकिन पार्टी का एक धड़ा उनके विरोध में है। ऐसे में देखना है कि अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी अपने परिवार के हाथों में सौंपेंगे या फिर संगठन और भविष्य की सियासत को देखते हुए किसी अन्य नेता पर भरोसा जताएंगे। समाजवादी पार्टी में 2 फाड़ होते दिखाई दे रहे हैं। जमीन से जुड़े समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव अभी शांत है। सियासी दांवपेंच में बड़े भाई मुलायम सिंह यादव के बराबरी का कद रखने वाले शिवपाल सिंह यादव अभी फ्रंट फुट पर खेलते नहीं दिखे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस शिवपाल यादव की कभी तूती बोला करती थी, उसका ऐसे शांत रहना कई सवाल खड़े करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अखिलेश यादव के चाचा की चुप्पी पर चुटकी ले रहे हैं। सपा में एक धड़ा पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक और पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाने की कोशिश में जुटा है। शिवपाल यादव 6 बार के विधायक है और वह 2009 से 2012 के बीच नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। ऐसे में शिवपाल यादव के समर्थक उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाने का ताना बाना बुन रहे हैं, उनके पक्ष में तर्क दे रहे हैं। अनुभवी नेता के साथ साथ सदन में दमदारी के साथ बात रख सकते हैं, लेकिन पार्टी का एक दूसरा धड़ा उनके पक्ष में नहीं है। अखिलेश यादव के कई करीबी नेता उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद सौंपने को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। इसके पीछे उनके तर्क है कि शिवपाल सिंह यादव अच्छा वक्ता नहीं है और सदन में पार्टी की बात को बेहतर तरीके से नहीं रख पाएंगे। इसके अलावा एक ये भी कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो फिर सपा पर यादव परस्ती का आरोप भी लगेगा। हाल ही के लोकसभा चुनावों के नतीजों को देखते हुए अखिलेश यादव किसी दलित चेहरा या गैर यादव ओबीसी नेता को नियुक्त करने पर विचार करना चाहिए। वैसे शिवपाल यादव के समाजवादी पार्टी में उनके कद को लेकर हालात कभी छिपे नहीं रहे। यहां तक चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव में टकराव के किस्से जग जाहिर है। कुछ घटनाक्रमों को उठाकर देखा जाए तो एक बार अखिलेश ने अपने पिता मुलायम सिंह के सामने ही चाचा शिवपाल के हाथों से माइक छीन लिया था। एक बार चुनाव प्रचार में अखिलेश खुद सोफे पर बैठे रहे और चाचा को सीट का हैंडल नसीब हुआ था। इसके अलावा भी अक्सर दोनों नेताओं के बीच सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। मुलायम सिंह यादव के परिवार सबने आंखों से देखी थी। इसी का नतीजा यह था कि शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपना एक राजनीतिक दल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नाम से बना लिया था। यह बात 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले की थी।
खैर, अभी शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी में लौट चुके हैं। कुछ मौकों पर अखिलेश यादव के साथ दिखे भी हैं। हालांकि चुनावों के बीच उनकी खामोशी फिलहाल सवाल उठाने का मौका विपक्ष को दे रही है। आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय कर्मचारियों को नौकरी का रिजर्वेशन देने के फैसले पर आलोचनाओं का सामना करने के बाद कर्नाटक सरकार अब आईटी कर्मचारियों के वर्किंग आवर्स यानी काम करने के घंटे को बढ़ाकर 14 घंटे प्रतिदिन करने की योजना बना रही है, जिसका आईटी क्षेत्र की यूनियनों ने विरोध किया है, जिससे राहुल सोनिया की नई मुसीबत बढ़ गई है। बता दें कि अभी तक कंपनियों में 9 से 10 घंटे तक काम कराया जाता है। कर्नाटक में आईटीई उद्योग जगत के कर्मचारियों से हर 24 घंटे में 14 घंटे काम लेने का कानून लाने के संबंध में कांग्रेस सरकार अपने बचाव में गिड़गिड़ाते हुए सफाई देते नजर आई है। प्रदेश के श्रम मंत्री संतोष लाड ने कहा कि टेकीज से और अधिक घंटे काम लेने का कानून बनाने के संबंध में उन पर आईटी उद्योग का दबाव है, लेकिन वे मामले का मूल्यांकन कर रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक आईटी मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि आईटी कंपनियों ने कर्मचारियों के लिए 24 घंटे में 14 घंटे काम करने के संबंध में क्या प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि आईटी कंपनियों ने क्या प्रस्ताव दिया है, लेकिन श्रम विभाग द्वारा एक विधेयक लाया गया था, हम इस पर विचार करेंगे। विधेयक के बारे में गलत धारणा है, इसे मंजूरी दिए जाने से पहले इस पर और अधिक चर्चा की जाएगी। इस पर सरकार की ओर से डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों के हिसाब से फैसले लिए जाएंगे और अंतिम फैसले से पहले सभी पक्षों से बात की जाएगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने आरोप लगाया कि सरकार सभी पक्षों की राय लिए बिना एक तरफा फैसला कर रही है, जिसके चलते लोगों में नाराजगी है। सरकार को ऐसा कोई फैसला लेने से पहले सभी को विश्वास में लेना होगा। प्रस्तावित नए दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक 2024 में 14 घंटे के कार्य दिवस को सामान्य बनाने का प्रावधान है। मौजूदा अधिनियम में ओवरटाइम सहित प्रतिदिन अधिकतम 9 से 10 घंटे काम करने की परमिशन है, जिसे वर्तमान संशोधन में पूरी तरह से हटा देने का प्रस्ताव रखा गया है। मौजूदा अधिनियम में इस संशोधन का प्रस्ताव लेबर डिपार्टमेंट और उद्योग में विभिन्न हितधारकों के बीच हाल ही में बुलाई गई बैठक में पेश किया गया। इस बैठक में कर्नाटक राज्य आईटीईएस कर्मचारी संघ KIETU के प्रतिनिधि भी शामिल हुए और श्रम मंत्री संतोष लाड ने सरकार के इस कदम पर अपनी चिंताएं व्यक्त की। आईटी सेक्टर की यूनियन ने इस कदम के खिलाफ सार्वजनिक रूप से विरोध जताया है और इसे अमानवीय बताया है, जिसका राज्य में 20 लाख कर्मचारियों पर असर पड़ेगा। KITU के महासचिव सुहास अडिगा के मुताबिक इससे आईटी और आईटीईएस कंपनियों को काम के दैनिक घंटे अनिश्चित काल तक बढ़ाने में कंपनी मालिकों को सुविधा हो जाएगी। यह संशोधन कंपनियों को वर्तमान में मौजूद 3 शिफ्ट सिस्टम के बजाय 2 शिफ्ट सिस्टम अपनाने की अनुमति देगा, जिसके चलते 1/3 कर्मचारियों को उनके रोजगार से बाहर करने का मौका मिल जाएगा। आईटी कर्मचारी यूनियन ने यह भी कहा कि बढ़े हुए वर्किंग आवर्स के चलते आईटी कर्मचारियों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ेगा। खैर, आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। आम आदमी पार्टी के नेता और वकील सोमनाथ भारती को कोर्ट में उस समय अचरज होना पड़ा जब उनकी याचिका में जज ने कई गलतियां निकाली। नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता सोमनाथ भारती से ये कहा कि उनकी याचिका में कई गलतियां हैं। कोर्ट ने नोटिस जारी करने से इनकार करते हुए कहा, पहले इन गलतियों को ठीक करके लाइए। बता दें कि सोमनाथ भारती ने बांसुरी स्वराज के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। न्यायमूर्ति मनप्रीत सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा है कि याचिका पर नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अदालत ने याचिका में की गई गलतियों को सुधारने को कहा और मामले को 13 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। अदालत ने कहा कि याचिका की जांच से पता चलता है कि प्रकाशन संबंधी कई त्रुटियां हैं। सोमनाथ भारती ने इस पर गिड़गिड़ाते हुए कहा, रिटर्निंग ऑफिसर के अनुसार
उन्हें 3,74,815 वोट मिले, जबकि बांसुरी स्वराज को 4,53,185 वोट मिले। सोमनाथ भारती ने आगे कहा, जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 80 और 81 के तहत नई दिल्ली से लोकसभा के सदस्य के रूप में स्वराज के चुनाव को चुनौती देते हुए दायर की गई है। भारती ने आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बांसुरी स्वराज और उनके चुनाव एजेंट की सहमति से अन्य व्यक्तियों द्वारा भ्रष्ट आचरण अपनाया गया। सोमनाथ भारती ने आरोप लगाया है कि आपके पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद वैसे तो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन वास्तव में उन्हें याचिकाकर्ता के खिलाफ उनकी मदद करने के लिए बांसुरी स्वराज की पार्टी द्वारा खड़ा किया गया था। सोमनाथ भारती ने आगे कहा, राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री थे और 9 अप्रैल तक उनके लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने 10 अप्रैल को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वोट शेयर में कटौती करके बांसुरी स्वराज की मदद करने के लिए आनंद ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और बाद में 10 जुलाई को वह भाजपा में शामिल हो गए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा आप नेता आतिशी मारलेना के खिलाफ दाखिल मानहानि मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता आतिशी को 20,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी है। बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी मारलेना मंगलवार सुबह ही राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुई थी। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी मारलेना को मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली कोर्ट ने उन्हें जमानत बॉन्ड पर बेल दे दी है। उनके खिलाफ भाजपा नेता ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसी सिलसिले में उन्हें तलब किया गया था। मंगलवार को वह दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुई, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी। बीजेपी नेता का आरोप है कि आतिशी ने पार्टी पर आप विधायकों को पैसे देकर तोड़ने का आरोप लगाया है। इससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। बीजेपी नेता ने अपनी शिकायत में कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने कई बार यह दावा किया है कि बीजेपी आप विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है और उन्हें करोड़ों रुपए और पद का ऑफर भी दिया जा रहा है। यह आरोप बिल्कुल गलत और मनगढ़ंत है। प्रवीण शंकर जैन ने कहा था कि 2 अप्रैल को दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मारलेना ने एक बयान देते हुए कहा था कि बीजेपी ने एक ऐसे व्यक्ति के जरिए उनके पार्टी में शामिल होने के लिए संपर्क किया था जो व्यक्तिगत रूप से उनको जानता था और पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद उसी दिन बीजेपी नेता ने आतिशी को माफी मांगने के लिए कानूनी नोटिस दिया। जब उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उन्होंने अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने मानहानि मामले में आतिशी को दिल्ली कोर्ट की तरफ से भेजे गए समन को तानाशाही बताया था और आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा था, मैंने कहा था कि वह लोग आतिशी को गिरफ्तार करेंगे। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था, पूरी तरह से कमजोर और झूठे मामले में वे एक एक करके आपके सभी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर मोदी जी दोबारा सत्ता में आ जाएंगे तो हर एक विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे प्यारे देश को तानाशाही से बचाना महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।